हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, आई होप आपको पता है कि आपका CSIR नेट केमिकल साइंसेज का एग्जाम अभी 7 जून को होने वाला है। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट आ चुका है। इसी के साथ साथ आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आ गई है, जिसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कौन सी सिटी में आया है। ठीक है, और अभी आपके पास टाइम है तो आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के। टाइमली आपको पहुँचना है, लास्ट मिनट रश अवॉइड करने के लिए जाके एक बार सेंटर चेक कर लो। इसके अलावा एग्जाम आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर इवनिंग शिफ्ट में है, ये अभी नहीं पता। एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा उसी के ऊपर मेंशन होगा ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 20 टॉपिक्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में देखे जाते हैं। इसका बस मोटिव ये है कि आप एटलीस्ट इन वाले टॉपिक्स को पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि चांसेस है कि इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी या कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, बस ये हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से पूछे, है ना, चांसेस होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, आप खुद भी बोल दोगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन बहुत बार जनरली इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लगे कि टाइम कम है रिवाइज करने का, तो एटलीस्ट इन वाले टॉपिक्स को तो एक बार फॉर्मली रिवाइज करके जाना। ठीक है, और बाय चांस अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी अच्छे से करी है और आपको ये लग रहा है कि ये वाला टॉपिक मेरा मिस हो गया, शायद मैं देख नहीं पाया कुछ भी, तो अभी तो टाइम है, आप इतना देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री कवर तो कर लिया है, बट यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक ऐसे निकल गए जो मैंने पढ़े ही नहीं है, तो आपको ना खुद की प्रिपरेशन के ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। फाइनल एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं आएगा किसी को पता थोड़ी है। तो आपको ना अपनी प्रिपरेशन के ऊपर डाउट नहीं करना है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए इस वीडियो के बाद। अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक्स देखने के बाद हो सकता है मुझे मेरी प्रिपरेशन के ऊपर डाउट हो जाए, वीडियो को अभी बंद कर दो। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ हेल्प करने के लिए कि ये वाले क्वेश्चन तो फ्रिक्वेंटली आते हैं, हो सकता है कि इनमें से दो चार टॉपिक रिपीट हो जाए, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कॉन्फिडेंस ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप ये फिजिकल केमिस्ट्री वाली पूरी वीडियो अच्छे से देखना, इसके बाद मुझे बताना अगर आपको सिमिलर वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चाहिए हो तो मैं आपको बना के दूंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अभी तो मैंने टॉपिक्स ही अपने अकॉर्डिंग मैंशन किए हैं यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ फॉर्मूले भी बताते हुए चलूँगी। बट अगर आपको लगे कि ये जो हमने टॉपिक मैंशन किया है, फॉर्मूला आपने बताया बट ये हमने नहीं पढ़ा, तो अगर हमें पढ़ना है या कौन से स्पेसिफिक टॉपिक की आप बात करें, अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है देखो, जनरली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे तो वो आपका एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आए या फिर उससे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आए। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या होती है उसमें, सिंपल जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट कुछ ऐसा था कि कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ से CO2 रिलीज हो रही है। अब कार्बन था या फिर हाइड्रोकार्बन था, कुछ ऐसा था यहाँ पे, इसको मतलब बर्न किया था। तो मेन पॉइंट ये है, हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है पहले, उसके हिसाब से देखना होता है कि चलो ठीक है, इस इक्वेशन में हमारा 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम हुआ, 1 मोल ही बन रहा है, तो जितने ग्राम कार्बन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके सिर्फ थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार ऑलमोस्ट एक तो देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो फिर बेसिक टाइट्रेशन से पूछते हैं, जैसे आपकी सिंपल जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है वहाँ से भी पूछ लेते हैं कि जैसे सपोज करिए कि हमने लेट्स से 0.5 मोलर हमने NaOH लिया था और 0.5 मोलर लिया था 20 ml। ठीक है, 20 ml NaOH लिया, इसको हमने टाइट्रेट करवाया विद ऑक्सैलिक एसिड। सो लेट्स से वहाँ पे 10 ml कंज्यूम हो गई, मतलब 10 ml पे पूरा वो न्यूट्रलाइज हो गई, रिएक्शन एंड पॉइंट आ गया, तो आपको बताना है कि उसकी मोलैरिटी कितनी है ऑक्सैलिक एसिड की। कुछ ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो वहाँ पर ना कुछ कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको लगेगा कि इस वाले वीडियो में मैंने कुछ ईजी टॉपिक्स बताए, तो बात ईजी या डिफिकल्ट की नहीं है, मैं सिर्फ वो बता रही जो ऐसे वाले टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना फ्रॉम हाफ लाइफ मेथड। जैसे आपने अपने प्रिपरेशन टाइम में देखा होगा, जो T½ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू A0 टू द पावर n-1। n आपका ऑर्डर है, तो हम इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे 2 डिफरेंट टाइम दे रखे होंगे, T½ दे रखे होंगे, 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएंगे, वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ना बहुत बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आपको ये भी माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी, ये पक्का आता है, घुमा फिरा के 2-3 तरह से पूछते हैं। तो एक तो ये सिंपल अपना अरहेनियस इक्वेशन से निकलेगा, एक तो अपने सिंपल ये वाली इक्वेशन है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। बेसिक इक्वेशन यही है बट इसको घुमाते फिर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये हो सकता है कि आपको 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स दे दें, ठीक है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा अगर तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज करेगी, है ना। तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको 2 अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू देंगे और फिर आपसे कैलकुलेट करवाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं, मेरी भी रिविजन हो जाएगी। log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। इसी के साथ साथ इसको एक तरीके से और पूछते हैं कि ये वाला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। जैसे सपोज करो आपको दे दिया उन्होंने, यहाँ लिखते हैं, ऐसे कुछ दे दे, K इफेक्टिव है लेट्स से K1 इंटू K2 बाय में K3, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो कैसे करेंगे, जो ऊपर वाले हैं रेट कांस्टेंट उसके हिसाब से आपको एक्टिवेशन एनर्जी उनको प्लस करना है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी की, सो दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 और नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, माइनस E3। इस तरह से भी पूछते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अभी जो सितंबर में एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था, उसमें ग्राफ से पूछ रहा था, कुछ ग्राफ आपको ऐसे दे रखा था, इसके हिसाब से आपको बताते कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की क्या है, ठीक है। और इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आता है, निकालना वही है, आपको हर एक केस में एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बट इस वाले केस में क्या है, सपोज आपको ये वाली इक्वेशन दे दी, अब ना जो आपकी अरेनियस इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेंगे अपनी वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी ना काफ़ी फेवरेट टॉपिक है CSIR नेट का, बहुत बार पूछते हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये देखो, केमिकल काइनेटिक्स में ही एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस, यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे आपके जो एब्जॉर्बेंस के 2-3 फॉर्मूले वो आपके माइंड में होने चाहिए। स्पेसिफिकली ये वाला पूछते हैं, ये इसमें करते हैं ये कि 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, उसके आपसे ओवरऑल एब्जॉर्बेंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें काम आती हैं कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है और जो ट्रांसमिटेंस है वो एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये एप्सिलॉन है ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, वेवलेंथ। जैसे ही वेवलेंथ चेंज होगी तो फिर एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। और फिर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी होती है, उनको मिक्स कर दिया, आपको जो कंबाइंड सोल्यूशन बना है उसकी निकालनी होती है एब्जॉर्बेंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर बात करें एंजाइम कैटालिसिस, ये वाला टॉपिक ना अगर आप 2011 से लेके 2016-17 तक के पेपर देखना, आपको हर एक पेपर में 4 मार्क्स में एंजाइम कैटालिसिस पक्का मिलता है। फिर बीच में ये 1-2 साल तक गायब हुआ, नहीं पूछा गया यहाँ से, अब फिर से आ रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला टॉपिक है काफ़ी फेवरेट रहता है CSIR नेट का, आपको आना चाहिए। इसमें क्या है, एंजाइम कैटालिसिस में स्पेशली ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन आपको आनी चाहिए, जिसमें हम क्या बोलते हैं, R इज इक्वल टू Rmax इंटू S अपॉन S प्लस KM। KM क्या है आपका, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो बात ये है, अब ना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इक्वेशन पता होती है बट ये नहीं पता है कि ये S क्या है, Rmax क्या है, R क्या है, KM क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जो ये KM है अपना, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की ही यूनिट होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये वाली इक्वेशन, इसके अलावा इसी टॉपिक में जो इसका रेसिप्रोकल करके थोड़ा सा रीअरेंज करके एक अपना लाइन वीवर वर्क प्लॉट होता है, उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ बन सकते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सो टॉपिक अपना वही रहेगा एंजाइम कैटालिसिस का। इसके अलावा अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, वैसे तो क्वेश्चन चेंज भी होते हैं बट यहाँ से जो अपना ये ना लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इक्वेशन अपनी वही होती है, थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है या फिर नॉन डिसोसिएटिव, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पॉलीमर केमिस्ट्री की, पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत छोटा टॉपिक है, चैप्टर भी बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से ना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है। तो अगर टाइम है अभी और आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको पढ़ने का मन है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी लास्ट वाले डेज में कुछ भी नया पढ़ना अवॉइड करो। बट अगर आपने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो जो कैलकुलेशन है, नंबर एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, वेट एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, फिर विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इनको रिवाइज करके जाना। इसके अलावा आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक्स प्लस पॉलीमर को कंबाइन करके इक्वेशन आती है। जैसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम ऐसे n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, A0/AK, A0/AT आप लिख सकते हैं इसको।
ठीक है। और इसी के साथ साथ ये 1/1 माइनस पी के इक्वल भी होता है। पी क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या फिर फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये भी निकलवा सकते हैं और आपसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी निकलवा सकते हैं। आज के एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मुझे याद है मैंने एक रैंक बूस्टर बनाया था। तो अगर आपको बाय चांस से टॉपिक नहीं आता, बहुत सिंपल है, अगर काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, पॉलीमर नहीं पढ़ा हुआ, तो आप ये टॉपिक आराम से कर लोगे। जो मैंने रैंक बूस्टर करवाया था ना, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप चेक करना, आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी में बाकी कुछ आयन आए जो कैरेक्टर टेबल है उसकी एप्लीकेशन हर बार एग्जाम में आती है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से, लेकिन क्या होता है मेन, एक तो जो अपने पास ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, इसके पोस्टुलेट्स आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इसी की जो एप्लीकेशन है कि जीओटी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको यूज़ करके आपसे कोई वो पूछ ले। जैसे मान लो कैरेक्टर टेबल है प्रॉपर, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से वाला, यहाँ पे सपोज करो आई या जे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको कैरेक्टर आपसे मतलब आई और जे से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, आपको पता नहीं कि ए की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर क्या होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आपको इरिड्यूसिबल के टर्म्स में चेंज करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कैरेक्टर टेबल दे देंगे और पूछेंगे कौन से वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है, कौन से वाली फॉरबिडन है। इसके अलावा वाइब्रेशनल मोड्स निकाल दो, या फिर रोटेशनल मोड्स निकाल दो, या फिर ट्रांसलेशनल मोड्स निकाल दो। इसके बाद अगर वाइब्रेशनल मोड्स निकाल ही दिए हैं तो फिर ये बता दो IR एक्टिव कौन सा है और आपका रमन एक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन क्या है, एप्लीकेशन है कैरेक्टर टेबल का। तो यहाँ से आपको घुमा फिर आके एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो फिर आपको ये भी रिवाइज करनी है अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है तो। इन केस अगर नहीं पढ़ा हुआ, या फिर ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ा था और फिजिकल के कुछ कुछ पोर्शन उन्होंने कवर करे हुए हैं, तो अगर टाइम है सिर्फ अगर, तो इनमें से कुछ टॉपिक अगर आप कवर कर सकते हो यूट्यूब से आप कवर कर लो। बहुत सारे टॉपिक तो मैंने जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे ही करवाए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, अगर बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी प्रिपरेशन में तो नए टॉपिक पे जाना, वरना अभी लास्ट में रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोलरोच लॉ, जिसको इसमें क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्या करेंगे, आपको 2 सॉल्ट का दे देंगे, 1 सॉल्ट का निकालना होगा। अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम है सितंबर में, उसमें भी क्वेश्चन आया है, इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जो रिपीट हो रहा है बार बार। इसके अलावा डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ, इस पे पहले गेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, अब नेट में भी पूछ रहे हैं। जो ये वाली इक्वेशन है, log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जेड बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई क्या है यहाँ पे, आयनिक स्ट्रेंथ, तो कई बार आयनिक स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करवाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेना है, CI/ZI²। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो वहाँ पे फिर उस वाले पोर्शन में एक तो आपका नस्ट इक्वेशन, हाँ यहाँ पे भी ना पता क्या होता है एग्जाम में, हल्का सा चेंज करते हैं। जैसे ई सेल है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस हम लेते हैं 0.0591 बाय में n log ऑफ, अब जो भी आंसर आएंगे वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बात ये है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये वाली वैल्यू आई है ना, ये कब आती है, अगर हम टेम्परेचर लेके चलते हैं 298 केल्विन। अगर ये वाला टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, फिर तो आप डायरेक्टली वाला अप्लाई करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन बाय चांस मान लो मैंने टेम्परेचर लिख दिया 300 केल्विन, तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा -RT या -2.303 RT बाय NF। ठीक है, देन log ऑफ जो भी आपकी फ्रैक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर लिखते हैं 298 केल्विन, फेरेडे की वैल्यू पुट करते हैं 96500, तब जाके ये वाली वैल्यू आती है। तो बेसिकली बात ये है, टेम्परेचर चेंज करने से बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, बट ये टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, इसीलिए आप ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल सी बात है, बट एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टेम्परेचर बहुत ध्यान से देखना है, अगर 298 केल्विन है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ आके टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ऐसा हो चुका है ऐसे असाइनमेंट में पहले एक बार, तो अगर पूछते हैं टेम्परेचर का ध्यान रखना बस। इसके बाद क्या होता है कि आपको 2 इक्वेशंस दे दी और वहाँ से थर्ड वाली इक्वेशन की आपसे ई नोट सेल की वैल्यू पूछ ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, सपोज करिए कि Fe3+ है, वो रिड्यूस होके बन रहा है Fe, इसके आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। ऐसे ही जो Fe2+ है वो भी रिड्यूस होके बन रहा है, लेट्स से Fe बन रहा है। तो मान लो आपको निकालनी है कि Fe3+ से
अगर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं Fe2+ में, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होगी, मतलब E0 सेल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर देंगे, जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो दोनों से मिला के आई है, तो फिर हम ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि डेल्टा G0 किसके इक्वल होता है, -NF E0 सेल के इक्वल। आई एम वेरी श्योर जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इस टाइम से, लग रहा है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये तो बेसिक में तो फंसते हैं। ठीक है, बात ये होती है अगर बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आया, बहुत नया क्वेश्चन आया, तो वो सबके लिए नया है, हर कोई उसको देखते ही लीव कर देगा। बात यहाँ पर है कितने सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई अटैम्प्ट करेगा, और जिसका यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, तो वो उसकी रैंक पीछे जा रहा है। समझ रहे मेरी बात, तो बेसिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, फिर आप के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं, कौन सी वैल्यू होती है। अब जब इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G तो 0 हो गया, सो E0 सेल कितना होगा, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय में n log ऑफ के इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, है ना। और उसके बाद डेल्टा H0 की वैल्यू निकलवाई जा सकती है, डेल्टा S0 पूछ सकते हैं, डेल्टा G0 मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो ये सारे क्या है, ये आपकी एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन की, आपको आनी चाहिए, हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ तो पूछते ही हैं, है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर इन सब का है ना। तो आपको ये वाली चीज़ें देखनी है। इसके अलावा अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये वाला, डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है, जिसमें हम बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देने को मिल जाता है। बस फंसते कहाँ पर हैं हम, क्योंकि CSI या नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है ना, वहाँ फंसते हैं। तो बस ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि मैं बता रही हूँ तो ये बता देती हूँ। मान लो जैसे Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कैलकुलेटर नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस पूरी वैल्यू को ही लेंगे और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंदी हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो, बस काम खत्म। ठीक है, ऐसे ही मान लो R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको 8 लेके सॉल्व कर देना है। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बार ऑप्शंस में नज़र मार लो। कई बार क्या होता है, ऑप्शन इतने पास होते हैं, जैसे मान लो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये ऑप्शंस हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि अगर आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली, तो चांसेस हैं कि हो सकता है आंसर 0.3 आना हो, बट आप 0.4 या 0.2 पे पहुंच जाओ। तो इस वाले केस में जब ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत कम है, फिर तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन CSI या नेट में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस होता है। मान लो एक 0.2 है और मान लो एक 0.9 है, या फिर मान लो 0.9 नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेट्स से 2.1 है, एक हो गया 5.9 हो गया, और एक हो गया 10 पॉइंट समथिंग। आपको पता है कि ये वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट लेके कर सकते हो। ठीक है, इसका भी ध्यान रखें, तो पूरी वैल्यू लेके सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें सॉलिड स्टेट की ही, तो फिर हाँ, ब्रैग्स इक्वेशन, ये गेट और CSIR नेट दोनों का ही फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन यही है, बस इसी को घुमाना फिराना है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, यहाँ से आपकी वेवलेंथ की वैल्यू पूछ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे d क्या होता है, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k² प्लस l²। तो यहाँ से आपसे यूनिट से लेंथ पूछ सकते हैं, फिर इसी का रिलेशन पूछ सकते हैं एटॉमिक रेडियस के साथ, मेंशन कर देंगे BCC लैटिस है या फिर कैसी लैटिस है। और यहाँ से फिर स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स, यानी कि D की वैल्यू भी डायरेक्टली कैलकुलेट करवाई जा सकती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा क्या होगा, 2 थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन वही है, बट इससे पूछते हैं क्वेश्चन। ध्यान क्या रखना होता है यूनिट्स का, कि वेवलेंथ कौन सी वाली यूनिट में दी है, D की यूनिट कौन सी दे रखी है, इनका आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दे रखी है। कई बार वैल्यू दे रखी होती थीटा की, उसको हम साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के प्लेस पे पुट कर देते हैं। कई बार आपको इस तरह से फंसा देते हैं वो। ठीक है, कई बार वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। और इसी के साथ साथ ब्रैग्स इक्वेशन से एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, अलाउड या फिर फॉरबिडन डिफ्रैक्शन का। जैसे मान लो BCC है, हमें ये पता है कि कब अलाउड होगा BCC में, अगर H प्लस K प्लस L की वैल्यू अगर इवन है तो डिफ्रैक्शन अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। FCC में या तो HKL या तो सारे इवन होंगे या फिर सारे ओड होंगे, तो इन दोनों केस में क्या होगा, अलाउड होगा, सारे या तो इवन या फिर सारे ओड। SCC में सारे अलाउड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें थर्मोडायनामिक्स की, तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो मैक्सवेल रिलेशन है, जो अपना मैक्सवेल स्क्वायर होता है, ये आपको अगर पता है, आप इससे बहुत सारे रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं, अपनी डेरिवेशंस भी बहुत सारी कर सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी
आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो इंटरनल प्रेशर है यानी कि आपका डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीके से पूछी गई है। पहले आइडियल गैस का पूछ सकते हैं, वैंडरवॉल गैस का पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी एक रैंडम इक्वेशन दे देंगे, उसमें कैलकुलेट करवा सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये भी आना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे ये फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो ऐसे ही जो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसमें क्या निकालते हैं हम, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, तो इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, आप देख के जाएंगे, है ना। और इसके अलावा इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से CSIR नेट में भी और गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडियल मिक्सिंग में क्या होता है, -NR समेशन ऑफ XI ln XI, XI क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और इसके साथ साथ इंट्रोपी चेंज के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो प्रेशर की टर्म्स में हो, चाहे टेम्परेचर की टर्म्स में, या फिर वॉल्यूम की टर्म्स में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अगर क्वांटम की, सो कॉम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी हर बार पूछते हैं। जैसे आप सपोज करें, अगर हम बात करें दो ऑपरेटर्स हैं, इनका कॉम्यूटेशन निकालने क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, AB माइनस बी है ना। फॉर्मूला यही लगना है लेकिन फिर भी ऑपरेटर चेंज होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, हम गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, कॉम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर देख के जाना थोड़ा सा। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आया है यहाँ से, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं ये टॉपिक्स। हाँ, आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस, ये भी क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं, तो ये भी आपको करके जाना है। बस ध्यान रखना, आइजन वैल्यू जो होती है दैट शुड बी अ कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर बात करें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें जैसे ये जो है टाइप्स ऑफ रोटेशनल मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर स्फेरिकल है या फिर सिमेट्रिक टॉप है जिसमें प्रोलेट एंड ओब्लेट आते हैं, या फिर एसिमेट्रिक टॉप है, तो इसको भी ना कई बार तो ऑप्शंस में पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, या फिर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ओब्लेट। ठीक है, या फिर क्या होता है कई बार मैच द फॉलोइंग करवा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी CSI नेट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन की, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर में, बट मैं आपको बता रही हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं बहुत बार, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आता है आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है जैसे सपोज करिए पहले HCl था, ठीक है, और फिर हमने जैसे 35 है, इस बार 37 ले लिया, तो जो B है, B यानी कि रोटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, B वाला ही। B क्या होता है, H/8π²IC। I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, रिड्यूस्ड मास इनटू में R का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, और इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, फिर ये वैल्यू निकालते हैं B की। ठीक है, ऐसे ही फिर अपना आता है एक टॉपिक जिसमें आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन ही है, उसमें हम निकाल रहे होते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो आपको OH की दे दी और आपसे OD की पूछ ली, इसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं 1/2πc स्क्वायर रूट ऑफ K/μ, रिड्यूस्ड मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये वाले वो 20 टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करी, आपको पता होगा ये वाले बहुत क्वेश्चन आपने करे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किया आपको बहुत बार दिखे होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। इसके अलावा आई होप कि अगर आप ये करने के अलावा बाकी आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझे बताना अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगी जल्दी वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँ। ठीक है, आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।